आज हम राष्ट्रीय विकास और चुनावी वादों के बीच के उस अहम टकराव को समझने जा रहे हैं जिसका असर सीधे तौर पर देश के भविष्य पर पड़ता है। ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा और आंकड़ों के जरिए बिना किसी पक्षपात के इस एक्सप्लेनर में हम इस मुद्दे की गहराई में चलेंगे। चुनाव आज विचारों पर नहीं, ऑफर्स पर लड़े जा रहे हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम आजकल हर जगह देख रहे हैं। चाहे किसी भी विचारधारा की राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, देश भर की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। दूरदृष्टि और लंबे समय के विकास की बातें अब पीछे छूट गई हैं और उनकी जगह ले ली है तुरंत दिए जाने वाले ऑफर्स और नगद लेन देन ने। आइए इस पूरे विषय को 6 क्लियर हिस्सों में समझते हैं। पहला, फ्रीबी राजनीति का उदय। दूसरा, कैश स्कीम बनाम विकास। तीसरा, शिक्षा पर इसकी छिपी हुई कीमत। चौथा, आर्थिक सर्वे की चेतावनी। पांचवां, दुनिया भर से मिलने वाली सीख। और आखिरी, एक आम वोटर से लाभार्थी तक का सफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। फ्रीबी राजनीति आखिर इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसी एक पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ही इस रास्ते पर चल पड़ा है। वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, तमिलनाडु, बिहार या फिर असम, कैंपेन्स की नई करेंसी अब बिल्कुल बदल चुकी है। नगद पैसे, सोना, मुफ्त बिजली और बस राइड्स अब इन्हीं के दम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। हर तरफ एक जैसा ही मॉडल अपनाया जा रहा है, जहां फोकस देश बनाने पर नहीं बल्कि तुरंत सुविधाएं देने पर शिफ्ट हो गया है। जरा इस कंपेटिटिव पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावन वादों की होड़ पर गौर कीजिए। वेस्ट बंगाल में कंपीटिंग पार्टीज ने महिलाओं और युवाओं को 3,000 रुपए महीना देने की बात की। केरला में मुफ्त बस और 1,000 से 3,000 रुपए तक की पेंशन का वादा। तमिलनाडु में 2,500 रुपए महीना, मुफ्त गैस सिलेंडर और शादी के लिए 8 ग्राम सोना देने तक का ऑफर रखा गया। वहीं असम और बिहार में चुनावों से ठीक पहले 10,000 रुपए तक के भारी नगद ट्रांसफर किए गए। ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी बयान करते हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, कैश स्कीम और राष्ट्रीय विकास के बीच का कंपैरिजन। ये डेटा बिल्कुल हैरान करने वाला है। एक तरफ मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का 2025-26 का बजट है, जो लगभग 18,669 करोड़ रुपए है, और दूसरी तरफ है इसरो। जी हां, वही अंतरिक्ष एजेंसी जिसने चंद्रयान को चांद पर भेजा। उसका सालाना बजट करीब 13,705 करोड़ रुपए है। सोचिए, जिस संस्था ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, उसका पूरा सालाना बजट एक राज्य की सिर्फ एक कैश ट्रांसफर स्कीम के बजट से भी कम है। यही ट्रेंड आगे भी दिखता है। महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना को ही देख लीजिए, जिसके लिए अगले वर्ष 26,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसे डीआरडीओ के करीब 29,000 करोड़ के सालाना बजट के बराबर रखकर देखिए। डीआरडीओ वही डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी सेनाओं के लिए मिसाइल्स और मॉडर्न तकनीक बनाती है। एक स्टेट की कैश स्कीम का आकार सीधे तौर पर हमारी सबसे अहम डिफेंस संस्था को टक्कर दे रहा है। इन चीजों का असल असर कहां पड़ता है, उस ट्रेड ऑफ को समझना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र की कैश स्कीम का 1 साल का खर्च है 26,500 करोड़ रुपए। अगर इस पैसे को फ्यूचर के लिए लगाया जाए तो जानते हैं क्या हो सकता है? लगभग 550 करोड़ की लागत वाले 30 से ज्यादा नए आईआईएम्स बनाए जा सकते हैं। एक तरफ है तुरंत मिलने वाली इलेक्टोरल खुशी, और दूसरी तरफ है आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। और शिक्षा की बात चली है तो आइए देखते हैं कि इन पॉलिसीज की शिक्षा पर क्या छिपी हुई कीमत चुकानी पड़ रही है। जब देश के संसाधन फ्रीबीज में बांट दिए जाते हैं तो बेसिक डेवलपमेंट बुरी तरह स्टार्व्ड हो जाता है। नीति आयोग का ये डेटा वाकई परेशान करने वाला है। देश के 1 लाख से ज्यादा स्कूल आज भी सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। 1,19,000 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। 98,000 से ज्यादा में लड़कियों के लिए टॉयलेट तक नहीं है। 7,000 स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा नहीं और करीब 14,500 स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। फंड्स की कमी का ग्राउंड रियलिटी पर यह बहुत बड़ा असर है। और यही नहीं, जब फोकस इमीडिएट वोट्स पर होता है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमेशा इग्नोर कर दी जाती है। टीचर्स की भारी कमी इसका सबसे बड़ा सबूत है। झारखंड में 1 लाख टीचर्स मिसिंग हैं, वेस्ट बंगाल में 77,000, मध्य प्रदेश में 52,000 और कर्नाटका में 38,000 शिक्षक हैं ही नहीं। देश के सेकेंडरी स्कूलों में से करीब आधी जगहों पर ही साइंस लैब्स मौजूद हैं। नए शिक्षक भर्ती करने जैसे लंबे समय के कामों से चुनाव नहीं जीते जाते, इसलिए इन्हें बिल्कुल भुला दिया गया है। इस प्योर सिनेरियो पर सरकार का अपना आर्थिक सर्वे क्या कहता है, आइए इस चौथे पॉइंट को समझते हैं। 1,70,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है,
ये 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे का एक बहुत बड़ा एस्टिमेशन है। ये आंकड़ा बताता है कि अगले कुछ सालों में राज्य सरकारें अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स यानी बिना किसी शर्त के पैसा बांटने पर कितना बड़ा अमाउंट खर्च करने वाली हैं। इस आर्थिक अस्थिरता की ट्रेजेक्ट्री को जरा इस टाइमलाइन से समझिए। 2022-23 के आसपास इन स्कीम्स का खर्च अचानक तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। 2025-26 आते आते ये स्पेंडिंग 5 गुना बढ़ जाएगी, जो कुछ स्टेट्स के पूरे बजट का 8% हिस्सा निकल जाएगी। इसका फ्यूचर प्रोजेक्शन और भी खतरनाक है। फिस्कल डेफिसिट 3.2% तक पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब समझते हैं? नौबत ये आ चुकी है कि सरकारें अब डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए मार्केट से उधार ले रही हैं। अब 5वां पॉइंट, दुनिया भर में भी वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं? देखिए, ज़रूरतमंदों की मदद करना बेहद ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस मदद का तरीका क्या होना चाहिए? एक तरफ भारत का अनकंडीशनल मॉडल है, जहां बिना किसी शर्त के लगातार कैश बांटा जा रहा है। इससे होता क्या है कि लोग धीरे धीरे पूरी तरह सिस्टम पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल कंडीशनल वेलफेयर का मॉडल है, जहां कैश मदद को ऐसी आदतों से जोड़ा जाता है जो फ्यूचर सुधारते हैं, जैसे बच्चों का स्कूल जाना या हेल्थ चेकअप्स। ये मॉडल लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है, ना कि उन्हें जिंदगी भर के लिए डिपेंडिंग। इन ग्लोबल मॉडल्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। ब्राजील की फेमस बोल्सा फैमिलिया योजना तभी पैसा देती है जब बच्चे रोज स्कूल जाएं और उन्हें सारे टीके लगे हों। मैक्सिको में कैश ट्रांसफर्स बच्चों की लगातार पढ़ाई और हेल्थ चेकअप से जोड़ा गया है। फिलीपींस का मॉडल तो और भी आगे है। वहां समय समय पर इसका रिव्यू होता है और उनका अल्टीमेट गोल यही होता है कि परिवार को जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, ताकि उन्हें इस मदद की और जरूरत ही ना पड़े। ये देश जानते हैं कि वेलफेयर को सिर्फ आत्मनिर्भरता की सीढ़ी बनाया जाना चाहिए। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, वोटर से लाभार्थी तक का सफर। आखिर एक लाभार्थी या बेनिफिशियरी बनने का सच में क्या मतलब है? एक आम नागरिक जो पहले सरकार से अच्छे हॉस्पिटल, सड़कें और रोजगार मांगने की ताकत रखता था, आज उसे महज मुफ्त सुविधाओं का इंतजार करने वाला एक रिसिपिएंट बना दिया गया है। ये फंडामेंटल शिफ्ट एक मजबूत लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में एक मामले में ऑब्जर्व किया था कि देश में आर्थिक समझ और वेलफेयर के बीच एक बैलेंस का ना होना किस तरह एक बड़ा आर्थिक और लोकतांत्रिक संकट खड़ा कर रहा है। जब देश निर्माण करने वालों के बजाय सिटीजन्स को सिर्फ एक कस्टमर मान लिया जाए, तो प्लेटो की एक सदियों पुरानी सोच एकदम सटीक बैठती है। ये विचार कहता है, लोकतंत्र उस वक्त सबसे बड़े खतरे में होता है जब भावनाएं तर्क की जगह ले लेती हैं और नेता समस्याओं का लंबा समाधान निकालने के बजाय लोगों की कमजोरियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। आज के कम्पेटिटिव पॉपुलिज्म की रेस हमें ठीक इसी राह पर ले जा रही है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल खुद से पूछिए, क्या हमें आज अपने अकाउंट में कुछ कैश चाहिए, या कल के लिए हम एक ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां आने वाली पीढ़ियों को ऐसी किसी सरकारी सहायता की जरूरत ही ना पड़े? फ्रीबी राजनीति की सबसे बड़ी कीमत इसी चुनाव पर टिकी है। जब तक चुनाव लंबी सोच के बजाय तुरंत फायदे पर लड़े जाएंगे, देश की आर्थिक नींव पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे।